हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन वालिया। आज हम लोग अपनी क्लास के माध्यम से इंडस वैली सिविलाइजेशन को समझाने की कोशिश करेंगे और उसके सभी महत्वपूर्ण फैक्ट्स को भी जानेंगे जो भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ज़रूरी हैं। अगर आपके पास जीएस की कोई बुक है, अगर आप चाहते हो जीएस इंडस वैली सिविलाइजेशन का कोई टॉपिक पढ़ना, तो कैसे पढ़ोगे, क्या क्या चीज़ें उसमें से पढ़नी ज़रूरी है। आज की क्लास अगर आपने कर ली तो आपको पता लग जाएगा कि क्या क्या चीज़ें हमारे एग्जाम के लिए ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं बात करूँ सिंधु घाटी सभ्यता या फिर इसे हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है, क्योंकि सिंधु सभ्यता के अंदर एक सबसे पहला जो नगर खोजा गया था वही हड़प्पा नगर था, इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। इसके अलावा इसका एक दूसरा नाम भी है जिसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। अब ये कांस्य युगीन इसीलिए कहते हैं क्योंकि विश्व के अंदर, वर्ल्ड के अंदर सबसे पहली बार कांसे का अगर प्रयोग सबसे ज्यादा किया गया था तो वो हड़प्पा वासियों या सिंधु वासियों ने किया था। और कांसे जो होता है हमारा, वो किन्हीं दो धातुओं से मिलकर बना होता है। एक तो है तांबा कॉपर और एक है टीन। ठीक है, ये दो जो धातु हैं, इन धातु से इन्होंने एक नई धातु का विकास किया जिसे कांस्य कहा गया, जिसे ब्रॉन्ज कहा गया, इसीलिए इसे ब्रॉन्ज एरा भी कहा जाता है या फिर ब्रॉन्ज युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। तांबा विश्व की सबसे पहली धातु थी, ये भी आपको पता होना जरूरी है। और टीन का इसमें मिक्सन किया गया था, तब जाके कांस्य बनाया गया। अब बात आती है हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या है। देखो, ये एक ऐसी सभ्यता है कि जो हमारा दक्षिण एशिया है, दक्षिण एशिया की सबसे प्रमुख सभ्यता अगर आपसे कभी पूछा जाता है तो आपका आंसर लग जाएगा इंडस वैली सिविलाइजेशन। पूरे दक्षिण एशिया की सबसे प्रमुख, सबसे बड़ी नगरीय सभ्यता रही है। ठीक है, इसकी विशेषता थी कि देखो, ये जो सभ्यता रही है, इस सभ्यता के समकालीन विश्व की सभ्यता पूछ ली जाती है तो कौन कौन सी थी, ऐसे करके प्रश्न आ जाते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन सभ्यता, उसके टाइम के साथ में कौन सी सभ्यता विश्व के अंदर चलती थी। तो ये तीन सभ्यता को आप लोग याद रखेंगे। एक तो मेसोपोटामिया की सभ्यता। ठीक है, नंबर सेकंड है हमारा, वो है मिस्र की सभ्यता। एक नंबर नेक्स्ट है, थर्ड नंबर पे चीन की सभ्यता। तो ये जो तीन सभ्यता है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पीरियड की सभ्यता है, मतलब उसी के समकालीन सभ्यता है। इनको हमने ध्यान रखना है। जो ईरान इराक के पास में जो सभ्यता थी उसे मेसोपोटामिया, मिस्र के अंदर मिस्र की सभ्यता और चीन के अंदर चीन की सभ्यता थी। आज हमें मेसोपोटामिया और मिस्र के अवशेष बहुत अच्छे तरीके से प्राप्त हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने एक बड़ी बड़ी इमारतों का कुछ इस प्रकार से निर्माण किया जो आज भी हैं, लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन के सिर्फ खंडर हमें प्राप्त मिलते हैं। और इंडस वैली सिविलाइजेशन को जो खोजा गया था, इसकी खोज हुई थी, तो वो एक पूरा तात्विक सर्वेक्षण के माध्यम से हुई है। आर्कियोलॉजिस्ट सर्वे के माध्यम से हुई है। क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि आर्कियोलॉजिस्ट सर्वे के उस समय महानिदेशक कौन थे जिस समय इंडस वैली सिविलाइजेशन की खोज हुई थी। तो उस समय जॉन मार्शल क्या थे, उस समय के महानिदेशक थे, एक डायरेक्टर जनरल थे पुरातात्विक सर्वेक्षण के, जिस समय इंडस वैली सिविलाइजेशन की खोज 1921 में की गई थी। और किसने की थी, तो ये की थी दयाराम साहनी ने। दयाराम साहनी के द्वारा इंडस वैली सिविलाइजेशन की खोज हुई थी। और पहला नगर कौन सा खोजा गया था, उस नगर का नाम था हड़प्पा नगर, इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। यहाँ तक समझ रहे आप लोग। अब एक क्वेश्चन हमारे जो एग्जाम में बनते हैं उनको आप हम लोग डिस्कस करेंगे भी, उसके आंसर भी देंगे, लेकिन इससे पहले क्वेश्चन आ जाता है कि सिंधु सभ्यता कहाँ तक फैली हुई थी। सिंधु सभ्यता इस इंडिया के और पाकिस्तान के अंदर जो फैली हुई थी वो कहाँ तक फैली हुई थी। तो हम लोग इसका आकार देखें, अगर इसका आकार देखें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन हमारी कहाँ तक फैली हुई थी, उत्तर में मांडा कहां पर है, जम्मू कश्मीर के अंदर है ना। उत्तर में मांडा जम्मू कश्मीर तक फैली हुई थी। और मांडा कहां पर है, चिनाब नदी के तट पर। कौन सी नदी, चिनाब नदी के तट पर।
ठीक है जी। उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है कि पश्चिम में ये कहां तक फैली हुई थी, ये तो उत्तर है हमारा, उत्तर में ये कहां तक थी भाई, उत्तर में थी मांडा, और ये पश्चिम में कहां तक फैली हुई थी, तो पश्चिम में फैली हुई थी सूतकांगे डोर, सूतकांगे डोर। अब सूतकांगे डोर कहां पर है, पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान में बलूचिस्तान जो प्रदेश है उसके अंदर पड़ता है सूतकांगे डोर। और ये कौन सी नदी के किनारे पर था, दाश्क नदी, एक दाश्क नदी हुआ करती थी, उस दाश्क नदी के किनारे पर था पश्चिमी पूरा स्थल, इन्हें कहते हैं पूरा स्थल, मतलब सबसे अंत के स्थल। उत्तर में सबसे अंतिम स्थल कौन था, मांडा, पश्चिम में सूतकांगे डोर, और पूर्व में कौन सा था, पूर्व की साइड अगर मैं देखूं या पूर्वी दिशा में देखा जाए सबसे अंतिम स्थल कौन सा रहा है, तो वो था आलमगीरपुर, आलमगीरपुर। अब ये आलमगीरपुर कहां पर है, मेरठ के अंदर है, मेरठ कहां पर है, यूपी के अंदर है। और आलमगीरपुर किस नदी के तट पर था, यह हिंडन नदी के, है ना, हिंडन नदी, या तो ऑप्शन में आ जाए हिंडन नदी के तट पर कौन सा इंडस वैली सिविलाइजेशन का नगर था, तो वो था आलमगीरपुर। और आलमगीरपुर पश्चिम था, पूर्व था, दक्षिण था, उत्तर था, तो सबसे पूर्वी स्थल जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का रहा है वो था आलमगीरपुर मेरठ। अब दक्षिण में देखा जाता है तो जो दक्षिण में पूरा स्थल है, सबसे अंतिम स्थल रहा है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, वो कौन सा रहा है, वो था हमारा दाइमाबाद, दाइमाबाद, अहमदनगर भी कह सकते हैं, अहमदनगर, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के अंदर। और ये कौन सी नदी के तट पर था, ये नदी रही है हमारी गोदावरी, गोदावरी नदी। तो देखो हम लोग ये कहते हैं कि नदी के किनारे पर ही सभ्यता क्यों रही है, क्योंकि आपने कभी सुना होगा कि जो नदी के आसपास का क्षेत्र है वो एक अच्छा अनुकूल वातावरण है, जहां पर पानी की उपस्थिति होती है, जीव जंतु की, वनस्पति इत्यादि सभी खान पीन की भी उपस्थिति होती है। तो इसीलिए ज्यादातर लोग उस टाइम पर अपनी जो बसासत करते थे वो किसी नदी के तट पर या प्रवाह क्षेत्र के जो रहता था नदियों का, उस एरिया में किया करते थे। तो यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि ये 4 पूरा स्थल है इंडस वैली सिविलाइजेशन के, कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, ये हमने बताया। अब बात आती है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है उसका आकार कैसा रहा था। इंडस वैली सिविलाइजेशन का आकार पूछा जाता है, वो त्रिभुजाकार आकार था। इंडस वैली सिविलाइजेशन रही है हमारी, तो वो भारत और पाकिस्तान के, भारत एवं पाकिस्तान के 14 लाख वर्ग किलोमीटर में, 14 लाख किलोमीटर स्क्वायर भी कह सकते हैं या वर्ग किलोमीटर भी कह सकते हैं, भारत और पाकिस्तान के 14 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई सभ्यता थी, फैली हुई सभ्यता थी। तो ये क्वेश्चन प्रश्न पूछ लिया जाता है कि आज वर्तमान भारत और पाकिस्तान के लगभग कितने क्षेत्रफल में सिंधु घाटी सभ्यता फैली हुई थी या उसके अवशेष प्राप्त हैं, तो लगभग 14 लाख किलोमीटर स्क्वायर में है। ओके, आज इन प्रश्नों को भी डिस्कस करेंगे, लेकिन ये जो हमारा भारत और पाकिस्तान है, इसके अलावा कुछ इसके अवशेष अफगानिस्तान से भी प्राप्त हुए हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के, ठीक है। तो ये था हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन की कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। अब हम लोग इसके प्रश्नों को डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उन प्रश्नों के सामने उनके उत्तर हम लोग देंगे। अगर आप में एक नॉलेज है अच्छी खासी तो आप भी आंसर दे सकते हो। जैसे पहला प्रश्न हमारा है कि सिंधु सभ्यता किस इतिहास की सभ्यता थी, तो हमारा आंसर लगेगा किस इतिहास की सभ्यता रही है सिंधु सभ्यता, इसे कहेंगे आद्य इतिहास। हमने आपको बताया था इससे पहली वाली क्लास के अंदर, जब इंट्रो किया था हमने इतिहास की कक्षा का, तो उसमें मैंने बताया कि प्राचीन इतिहास हमारा 3 भाग में है, एक तो प्रागैतिहासिक काल, एक आदि इतिहास, एक ऐतिहासिक काल। इसे कहते हैं प्रोटो हिस्टोरिक एज। तो प्रोटो हिस्टोरिक एज जो है इस टाइम की जो सभ्यता, इस टाइम की जो इतिहास है हमारा, उस इतिहास के अंदर क्या क्या चीज आती है, सिंधु सभ्यता आती है। एक ऐसी सभ्यता जिसमें मानव के लिखित साक्ष्य तो मिले हैं लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं गया है, और अगर ऐसे साक्ष्य मिले हैं और उन्हें पढ़ा नहीं गया है तो सिंधु सभ्यता की जो लिपि होगी, जो सिंधु सभ्यता की लिपि होगी वो क्या होगी, भाव चित्रात्मक होगी। भाव चित्रात्मक लिपि कहेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को। ओके, यहां तक हमने ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि लिपि जो थी वो लिखी जाती कैसे थी, तो वो लिखी जाती थी दाएं से बाएं, दाएं से बाएं की ओर लिखी जाने वाली
जो लिपि होती थी वो थी हमारी भाव चित्रात्मक लिपि, दाएं से बाएं। अब हम लोग कहते हैं अपनी लिपि लिख रहे हैं, हम लोग आज हम देवनागरी लिपि लिख रहे हैं, ये हमारा बायां भाग है, दायां भाग है, तो हम लोग ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। लेकिन वो लिपि कैसे होती थी, इधर दाएं से स्टार्ट होती थी, बाएं की ओर चलती थी, और वो ऐसे पीछे ऐसे करके, यहां से ऐसे करके, फिर दोबारा से फिर ऐसे करके यहां स्टार्ट होती थी, फिर ऐसे करके यहां स्टार्ट, ऐसे करके लिखी जाती थी। इसे कहते हैं हम लोग भाव चित्रात्मक लिपि, जिसका अर्थ नहीं निकाला गया है आज तक भी भारतीय पुरातात्विक विभाग के द्वारा या फिर किसी भी वैज्ञानिकों के द्वारा, तो इसलिए इसे भाव चित्रात्मक लिपि कहेंगे। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, तो ध्यान रखेंगे क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता की इतिहास कौन सा इतिहास था, आदि इतिहास। सिंधु सभ्यता की खोज किस पद्धति के आधार पर हुई थी, तो हम लोग ये कहते हैं सिंधु सभ्यता की खोज हुई थी पुरातात्विक सर्वेक्षण या फिर पद्धति पर हुई थी, ठीक है। या हम लोग ये भी कह सकते हैं कि जिस समय पुरातात्विक पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की खोज हुई थी, उसमें किस पद्धति का प्रयोग किया गया था, उसमें किया गया था कार्बन 14 पद्धति का प्रयोग किया गया, ठीक है। और कार्बन 14 पद्धति को हम लोग रेडियो एक्टिव पद्धति भी कहते हैं, रेडियो एक्टिव पद्धति भी कहते हैं। कहने का मतलब मेरा यह है कि जब भी किसी भी जीव के आयु का पता लगाया जाता है, किन्हीं पेड़ पौधों की आयु का पता लगाया जाता है, तो उसकी आयु को ज्ञात करने के लिए हम लोग C14 पद्धति या फिर रेडियो एक्टिव सिस्टम पद्धति का प्रयोग करते हैं, जो पुरातात्विक विभाग वालों ने किया था। तो ये था क्वेश्चन हमारा सेकंड नंबर का। अब थर्ड नंबर के क्वेश्चन की यदि मैं बात करूं आपसे कि हड़प्पा के टीलों की खोज किसने की थी, तो किसने की थी, चार्ल्स मैनसन ने। किसने की थी, चार्ल्स मैनसन ने किसकी खोज की थी, हड़प्पा के टीलों की खोज की थी, और 1826 में की थी। कब की थी, 1826 में। और ये 1826 में जब पहली बार टीलों की खोज हुई, तो यही क्वेश्चन पूछा जाता है, तो किसने की थी, चार्ल्स मैनसन ने की थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा फोर्थ नंबर का, कि सिंधु सभ्यता का आकार कैसा था, तो सिंधु सभ्यता का आकार था त्रिभुजाकार आकार था सिंधु सभ्यता का। ये करके क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, तो आपने सही सटीक आंसर देना है। उसके बाद है हड़प्पा नगर किसने खोजा था, तो हड़प्पा नगर खोजा था दयाराम साहनी ने खोजा था। दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा नगर की खोज की थी, और यही वो हड़प्पा नगर है जो इस सिंधु सभ्यता का सबसे पहला नगर कहा जाता है। उसके बाद है हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का स्रोत क्या था, तो पुरातात्विक स्रोत था। पुरातात्विक स्रोत जिसे कहेंगे कि हम लोग कहते हैं आर्कियोलॉजिस्ट सर्वे या आर्कियोलॉजिस्ट, जो हमें एक सोर्सेज हैं उसके माध्यम से हमने ज्ञात किया या फिर हमने पता लगाया इंडस वैली सिविलाइजेशन का, जो भी हमारे भारत के या फिर अन्य विदेशी वैज्ञानिक रहे हैं उनके द्वारा, ठीक है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था, तो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था मोहनजोदड़ो जो था वो सबसे बड़ा नगर रहा है सिंधु सभ्यता का। यह आपने ध्यान रखना है, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। और ये मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर है, मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर है, क्वेश्चन पूछा जाता है, तो सिंधु नदी के तट पर है। किस नदी के तट पर, सिंधु। और आज कहां पर है, ये पाकिस्तान के अंदर है हमारा क्या, मोहनजोदड़ो। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु सभ्यता में ज्यादातर औजार बने हुए थे। औजार किसके बने हुए थे, तो वो बने हुए थे तांबे के। किसके बने हुए थे, तांबे के बने हुए थे, या फिर वो कांसे के बने होते थे। किसके बने होते थे, कांसे के या तांबे के, ठीक है जी। सिंधु सभ्यता में क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर ये रहा कि सिंधु वासियों का मुख्य व्यवसाय क्या था। सिंधु वासियों का मुख्य व्यवसाय था कृषि करना। ये करके क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, ध्यान रखेंगे। व्यापार भी ऑप्शन में होता है, लेकिन व्यापार इसका सही सटीक आंसर नहीं होगा। सिंधु वासियों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। नेक्स्ट है हमारा, सिंधु वासियों ने किस फसल की खोज सबसे पहली बार की थी। तो अगर मैं बात करूं आपसे कि विश्व के अंदर सबसे पहली फसल अगर सिंधु वासियों ने कोई उगाई थी, तो वो थी कपास की खेती। कपास की खेती का आविष्कार सिंधु वासियों के द्वारा ही किया गया था। अगर क्वेश्चन आता है कि सिंधु वासियों ने किस फसल की खेती पहली बार की थी, तो वो थी कपास की खेती।
कपास की खेती या कॉटन की खेती हम लोग कहेंगे। ओके जी। और भारत में सबसे ज्यादा जो कॉटन होता है वो सबसे कहां पर होता है, तो पश्चिम बंगाल के, कपास जो होता है वो गुजरात के अंदर होता है, ठीक है ना। तो ये भी आपने ध्यान रखना, काली मिट्टी का प्रयोग इसमें किया जाता है, मिट्टी का यूज सबसे ज्यादा होता है कपास की खेती में। सिंधुवासी सबसे अधिक पूजा किसकी करते थे, सिंधुवासी सबसे अधिक पूजा किसकी करते थे, तो मातृ देवी की करते थे। किसकी करते थे, मातृ देवी की करते थे। अब ये मातृ देवी कौन थी, तो अभी तक तो ये ज्ञात नहीं है, लेकिन ये इनके सिक्कों पर, इनके जो प्राप्त मुद्रा थी उन पर प्राप्त हुआ है हमें कि वो मातृ देवी की पूजा करते थे। इसीलिए सिंधु सभ्यता को हम लोग किस सभ्यता के नाम से जानते हैं, मातृ सत्तात्मक सभ्यता भी कहते हैं, मातृ सत्तात्मक सभ्यता भी कहते हैं सिंधु सभ्यता को, क्योंकि सबसे ज्यादा मातृ देवी की पूजा करते थे। अगला प्रश्न हमारा हम लोग देखेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है, सिंधुवासी पुरुष देवता के रूप में किसकी पूजा करते थे, तो पुरुष देवता के रूप में सबसे ज्यादा पूजा वो किसकी करते थे, तो पशुपति शिव की करते थे। पशुपति शिव की पूजा करते थे भाई, कौन, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग पुरुष देवता के रूप में। नंबर नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, देखो पशुपति जो शिव है ये 3 सींग वाला था। कितने सींग वाला, 3 सींग इसके सर पर हमें देखने को मिले हैं। अगर हम लोगों ने सिक्के देखे इंडस वैली सिविलाइजेशन के, तो वहां पर पशुपति शिव 3 सींग वाला दिखाई दिए हमें। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, सिंधु सभ्यता से संबंधित, सिंधु सभ्यता का कौन सा नगर भारत में सबसे बड़ा था, भारत में सबसे बड़ा सिंधु सभ्यता का नगर कौन सा था। देखो वैसे तो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो था, ठीक है ना, लेकिन हमने ये कहा आपको कि सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर अगर भारत के अंदर पूछा जाता है तो वो कौन सा था, तो वो था राखीगढ़ी, या आज भी है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी कहाँ पर है, हरियाणा के अंदर है राखीगढ़ी, और वर्तमान में अभी भी इसके अंदर खोज की जा रही है राखीगढ़ी के अंदर, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन का, तो वो है उन्नत जल प्रबंधन के प्रमाण कहाँ से मिले हैं। उन्नत, जो एक अच्छे जल प्रबंधन के, भाई अगर वो फ्लैश का प्रयोग भी करते थे, टॉयलेट्स अगर वो देखेंगे इतने टाइम पहले वो फ्लैश का प्रयोग भी करते थे, जहां पर वो एक, अगर कहते थे कि मल त्यागते थे वहां पानी डालते थे और वो एक निकासी के माध्यम से बाहर चला जाता था। तो उन्नत जल प्रबंधन के प्रमाण हमें कहां से मिलते हैं, मोहनजोदड़ो से, मोहनजोदड़ो से प्राप्त होते हैं। ओके जी, उन्नत प्रकार के। अगला प्रश्न है सर्वाधिक मुद्राएं कहां से प्राप्त हुई है, तो सर्वाधिक मुद्रा भी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। क्या सर्वाधिक मुद्रा, सबसे ज्यादा करेंसी। उसके बाद है प्रत्येक घर में कुएं के अवशेष भी कहां से मिले हैं, मोहनजोदड़ो से मिले हैं, मोहनजोदड़ो से ही क्या मिले हैं, सबसे प्रत्येक घर में कुएं के अवशेष मिले हैं। उसके बाद क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पूरा स्थल कहां से प्राप्त हुए हैं तो सर्वाधिक पूरा स्थल, सबसे ज्यादा प्राचीन स्थल जो प्राप्त हुए हैं वो कहां से हुए, लोथल से हुए, लोथल से हुए। और अगर मैं बात करूं आपसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो पतन नगर था, पतन नगर की मैं बात करूं, जिसे हम लोग कहते हैं आज के टाइम में सी पोर्ट, सी पोर्ट जो था वो कौन से नगर में था, वो भी हमारा यहीं पर था, इसलिए इसे पतन नगर के नाम से भी जानते हैं। ओके, लोथल, और लोथल कहां पर है, हमारे गुजरात में, ठीक है जी, हमारे गुजरात के अंदर आता है लोथल। नृत्य नारी की मूर्ति कहां से प्राप्त हुई थी, वो भी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी, ठीक है जी। नृत्य नारी की मूर्ति प्राप्त होती है, क्वेश्चन पूछा जाता है। सिंधु सभ्यता में पूजनीय पशु, पूजनीय पशु किसे कहा जाता था, या पूजनीय पशु कौन सा था इंडस वैली सिविलाइजेशन का, तो आपका आंसर लगेगा पूजनीय पशु था सांड, या फिर बैल कह सकते हैं, या फिर हम लोग कह सकते हैं एक, ठीक है जी, कुबड़ वाला सांड, कुबड़ वाला सांड है ना, ये एक पूजनीय पशु हुआ करता था इंडस वैली सिविलाइजेशन का। इसके अलावा कुछ अन्य मैं बात आपसे डिस्कस करूं तो ईंटों के प्रमाण हमें जो प्राप्त हुए थे तो वो कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। और इंडस वैली सिविलाइजेशन ने अपने घरों को बनाने के लिए, अपने घरों को बनाने के लिए किस पद्धति का प्रयोग किया था, तो ग्रिड पद्धति का प्रयोग किया था। और यही ग्रिड पद्धति कौन सी है,
पकी हुई ईंटों के जो मकान बनते थे, पकी हुई ईंटों के मकान बनते थे, ठीक है। तो जो पकी हुई ईंटें हुआ करती थी, पकी हुई ईंटों को क्या कहते थे? तो पकी हुई ईंटों को हम लोग क्या कहते थे? उन्हें कहते थे टेराकोटा। टेराकोटा कहा जाता था। पकी हुई ईंटों को क्या कहा जाता था? टेराकोटा कहा जाता था। एक लिपस्टिक हो गया, या फिर हम लोग कह सकते काजल पाउडर की जो प्रमाण मिले हैं हमें, वो कहां से मिले? चनहूद्रों से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो ये जो अवशेष हैं या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन की और अन्य जानकारी है, ये हमारी एक क्वेश्चन आंसर की जो वीडियो आएंगी उसके अंदर हम लोग बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आपसे। और ये थी एक महत्वपूर्ण क्लास हमारी, जो प्राचीन इतिहास के एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता को लेकर थी। एंड थैंक यू सो मच।